हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हमारा तीसरा वीडियो कक्षा 6, 7, 8 विषय हिंदी व्याकरण का है। विषय हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण है जो तीसरा चैप्टर है। आज हम वर्ण विचार, शब्द विचारों पर चर्चा करेंगे। इस पर शब्द विचार, शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों से मिलकर बना सार्थक ध्वनि शब्द विचार कहलाता है। वर्णों से मिलकर बना सार्थक शब्द ध्वनि, वर्णों से मिलकर बना सार्थक ध्वनि शब्द विचार कहलाता है। वर्णों से मिलकर बना सार्थक ध्वनि शब्द विचार कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। आप लिख लेंगे कि वर्णों से मिलकर, वर्णों से मिलकर, वर्णों से मिलकर बना सार्थक ध्वनि, सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। वर्णों से मिलकर बना सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। वर्णों से मिलकर बना सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। सार्थक ध्वनि अब होता कैसे है कि वर्णों से मिलकर बना सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। अब जैसे वर्ण मिलाना है, सार्थक वर्णों को मिलाना है, जैसे शब्द भी बनाना है हमको, जैसे शब्द बनाना है सार्थक ध्वनि, जैसे रा धन मा, रा प्लस मा बराबर राम। ये हमारा एक सार्थक शब्द बना, ये हमारा सार्थक शब्द बनता है। तो वर्णों से मिलकर बना सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। या फिर का प्लस मा प्लस ला क्या होता है? कमल। कमल, ये हमारा शब्द है, सार्थक शब्द है। ठीक। अब आगे हम चलते हैं। वर्णों शब्दों का वर्गीकरण क्या करते हैं? शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। अब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं कि शब्द कितने होते हैं, शब्द कितने होते हैं। अब होता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के
आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ पर लिख लेना, पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन है? नंबर एक करके लिखेंगे। नंबर 1 तत्सम, नंबर 1 तत्सम। नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी, विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। शब्दों का वर्गीकरण 4 होता है उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम से, तद्भव से, देशज से और विदेशी से। ये 4 शब्दों हैं, ये 4 प्रकार के शब्द हैं। तत्सम क्या होता है कि संस्कृत के वे शब्द जो सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तत् माने वह, सम माने समान, अर्थात जो संस्कृत के समान हो, हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उसे हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत वे हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो अपने रूप परिवर्तन के द्वारा संस्कृत हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाता है। इसको आगे लिखते हैं, लिख लेंगे होंगे। पहला है तत्सम। पहला क्या है का नंबर डालेंगे? तत्सम, तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द क्या है कि संस्कृत भाषा का, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जो सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे लिख लीजिए 2-3। जैसे है गृह, क्या है? गृह, गृह हो गया। वायु,
वायु, अग्नि, अग्नि, ये हमारा संस्कृत के शब्द कहलाते हैं। गृह, वायु, अग्नि, वर्षा, हाँ, वर्षा, जिह्वा, पत्र, ये सब हमारे संस्कृत के समान कहलाते हैं। अब लिखिए खा नंबर तद्भव, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप को बदलकर, जो अपने रूप का परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। संस्कृत के लिखेंगे, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो अपने रूप परिवर्तन, जो अपने रूप परिवर्तन, अपने रूप परिवर्तन, अपने रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाता है, वो तद्भव कहलाता है। उन्हें तद्भव कहा जाता है। जैसे दूध, घर, पानी, हवा, ये सब क्या है? ये सब तद्भव है। माने संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे दूध की संस्कृत क्या होती है? दुग्ध होता है। घर का गृह होता है। पानी का जल होता है। हवा का वायु होता है। हाँ, जो हमारा तत्सम था उसी का ठीक उल्टा तद्भव होता है। यहाँ पर देखिए, घर का गृह लिखा गया है, हवा का वायु लिखा गया है, आग का अग्नि लिखा गया है। तो ऐसे ऐसे करके ये हमारा तद्भव कहलाता है। आगे चलते हैं। अब देशज शब्द क्या है? हमारा देशज शब्द क्या है? देशज शब्द क्या है? वे शब्द जो जनसाधारण की भाषा, वे शब्द जो परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं। वे शब्द जो परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है, प्रचलित होते हैं, उन्हें हम देशज कहते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द।
क्या है? वे शब्द जो परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल, जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं। चाल की भाषा में प्रचलित होते हैं। उन्हें देशज कहते हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, कपड़ा, रोटी, जूता आदि। वे शब्द जो परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं और केंद्रीय क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में बोले जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, कपड़ा, रोटी, जूता आदि। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द भारत में विदेशियों के आने के साथ साथ उनकी भाषा भी आई। भारत में विदेशियों के आने के साथ साथ उनकी भाषा भी आई, जो यहाँ की बोलचाल की भाषा के रूप में रह गई। जो इसके प्रभाव से अनेक विदेशी शब्द हिंदी में प्रचलित हो गए। जो उनके प्रभाव से अनेक विदेशी शब्द हिंदी में प्रचलित हो गए, बोली जाने लगी। अंग्रेजों के विदेशियों के साथ साथ भारत में विदेशियों के साथ साथ उनकी भाषा भी आई। उनकी भाषा भी आई। इसके प्रभाव से अनेक विदेशी शब्द हिंदी में प्रचलित होने लगे। उनके प्रभाव से अनेक विदेशी शब्द हिंदी में प्रचलित हो गए। हिंदी में प्रचलित हो गए। उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द क्या है? भारत में विदेशियों के साथ साथ उनकी भाषा भी आई। उनके प्रभाव
से अनेक विदेशी हिंदी प्रचलित हुई। अनेक विदेशी शब्द प्रचलित हुई। अनेक विदेशी शब्द हिंदी में प्रचलित हुई। हिंदी में प्रचलित हुई। अनेक विदेशी शब्द हिंदी में प्रचलित हुई। जैसे यहाँ लिख देते हैं। जैसे अब अलग अलग देश की भाषा नहीं लिखेंगे, हम मिक्स लिख दे रहे हैं। इसको आप लोग होमवर्क में लेकर के छांटेंगे कि जैसे स्टेशन, 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 ट्रक, मशीन, मशीन, दिमाग, दिमाग, खबर, खबर, शेर, शेर, तोप, तोप, गमला, कूपन, कूपन, लीची, लीची, चाय। ये जो लिखे हैं इसको आप घर में छाटेंगे कौन सा शब्द कहाँ से आया हुआ है। अगला है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के भेद 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जिसका खंडन हो, हाँ, जिस शब्द का खंडन हो लेकिन अर्थ न प्रकट करे उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिसका खंडन हो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, भाव या प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द का एक और अर्थ है कि इन शब्दों में यदि खंड किए जाएं तो उनके अर्थ नहीं निकलते हैं। इन शब्दों में रूढ़ शब्द का अगर खंड किया जाता है तो उनका अर्थ नहीं निकलता है। जैसे उनका अर्थ
नहीं निकलता है। ऐसे ही बता देते हैं जैसे करके। रूढ़ शब्द, हाँ, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं उन्हें हम योगी रूढ़ शब्द कहते हैं। और इन शब्दों को खंड किया जाए तो इनका अर्थ नहीं निकलता है। जैसे, जैसे क्या है? जैसे, जैसे में है हाथ, हाथ, इसका खंड करेंगे, इसका खंड करें, हा और था अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हा धन था, कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसी तरह है पैर, पैर, इसका भी अर्थ अलग अलग करेंगे। पा धन आए धन रा, अलग कर दिए, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसी तरह छत है, छत, छत को अलग करेंगे, छ धन ता, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिस सामान्य से भाषा में जानिए रूढ़ को, कि जिस शब्द का को खंड किया जाए, जिस शब्द का खंड किया जाता है उसका कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द, यौगिक शब्द देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को, शब्दांशों को यौगिक शब्द कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दांशों के शब्द या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहा जाता है। अब ये दो या दो से अधिक कैसे बना है? जैसे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये तीन शब्द, उपराष्ट्रपति, राष्ट्र, उपराष्ट्रपति, दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। इसी तरह है पाठशाला, पाठशाला, दो शब्द है, पाठ धन शाला, पाठ धन, पाठ धन शाला। फिर है दूध वाला, दूध वाला, ये दो शब्द से बना हुआ है। दूध और धन वाला, ये दो शब्द से बना है, ये यौगिक शब्द कहलाता है। उपराष्ट्रपति, पाठशाला, दूध वाला, कार्यालय, पुस्तकालय, कार्यालय, पुस्तकालय, देवालय, स्नानालय, विद्यार्थी, परोपकार, उपकार, ये जितने आएंगे दो शब्द से जो बनेंगे उनको हम यौगिक शब्द कहेंगे, यौगिक शब्द से जानेंगे। अब लास्ट का है योग रूढ़, अगला है योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या क्या हैं? ये है वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने होते हैं परंतु अपने शाब्दिक अर्थ से परे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। ये योग रूढ़ शब्द जो है कि ये दो या दो से अधिक बने शब्द या शब्दांशों के, दो या दो से अधिक बने शब्द या शब्दांशों से के योग से बने शब्द और
वो शब्द जो बने होते हैं वो किसी दूसरे मूल अर्थ को न प्रकट करके किसी दूसरे अर्थ को प्रकट करता है, तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। परंतु शाब्दिक अर्थ से परे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जो उसका शाब्दिक अर्थ है उसको न कह करके विशेष अर्थ को प्रकट करता है। दो या दो से अधिक बने शब्दांशों से बने शब्द शब्दांशों से बने होते हैं, परंतु वो शाब्दिक अर्थ को ना प्रकट करके अपने विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, यहाँ पर त्रि माने तीन, नेत्र माने आँख। त्रि माने तीन, नेत्र माने आँख। जिसके तीन आँख हैं वो कौन है? भगवान शिव। जिसके तीन आँख हैं, तीन आँखों वाला शिव, तीन आँखों वाला शिव त्रिनेत्र शिव कहलाता है। जैसे चिड़ियाघर, अब चिड़ियाघर का क्या अर्थ है? जहाँ पर चिड़िया निवास करती हैं वहाँ उस घर को चिड़ियाघर कहा जाता है। जहाँ पर सभी प्रकार के पशु पक्षियों को रखा जाता है वो चिड़ियाघर कहलाता है। जहाँ पर सभी प्रकार के पशु पक्षियों को रखा जाता है उसे चिड़ियाघर कहा जाता है। सभी पशु पक्षियों का निवास सभी पशु पक्षियों का निवास चिड़ियाघर होता है। इसी तरह है हिमालय। अब हिमालय का अर्थ है हिम माने बर्फ, आलय माने घर। जहाँ पर बर्फ का घर है वही हिमालय कहलाता है। बर्फ का घर, ये हमारा योग रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक, अब हम चलते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। नंबर एक विकारी, नंबर एक विकारी और नंबर दो अविकारी। एक विकारी, नंबर दो अविकारी। विकारी और अविकारी शब्द। अब हम देख लेते हैं विकारी क्या है और अविकारी क्या है। विकारी क्या है और अविकारी क्या शब्द है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। यही एक बताएंगे। इसके आगे जो बचेगा आपका एक अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला है विकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द।
विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों का रूप विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण बदलता रहता है। जिन शब्दों का रूप विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग के आधार पर बदलता रहता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का रूप लिखेंगे, जिन शब्दों का रूप विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण बदलता रहता है, विकारी शब्द कहलाता है। विकारी शब्द कहलाता है। जैसे लिखेंगे संज्ञा के आधार पर कि लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। तो इस पर करेंगे क्या बदलाव होते हैं कि लड़का खेल रहा है, हम शब्द को बदलेंगे, यानी कि लिंग कह रहा ना, लिंग आदि के कारण बदलता रहता है तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। इसको हम बदलेंगे तो लड़का खेल रहा है तो हो जाएगा क्या? लड़की क्या है? लड़की खेल रही है। माने कि हम 4 प्रकार से लिंग को इसको हम बदलेंगे। इसके 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से बदलेंगे। लड़का खेल रहा, अब सर्वनाम से बदलेंगे। सर्वनाम से बदलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। सर्वनाम से हो जाएगा मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। सर्वनाम से बदल गया है विकारी शब्द। विशेषण से करेंगे, विशेषण से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यह चित्र अच्छा है, यह चित्र अच्छा है। बदलेंगे इसको, ये चित्र अच्छे हैं, ये चित्र अच्छे हैं। हाँ, इस तरह से बदल गया। एक है क्रिया, वह जा रहा है तो हो जाएगा वे जा रहे हैं, यानी एक वचन है तो बहुवचन हो जाएगा। वह जा रहा है तो वे जा रहे हैं। इसको आप कर लेंगे। देखिए क्या है, विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग के कारण बदलाव हुआ है। तो वह पढ़ रहा है, मुझे पढ़ना है, लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही, संज्ञा से बदला है। विशेषण या चित्र अच्छा है तो ये चित्र अच्छे हैं। अब विकारी हो गया, अविकारी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।